कहानी की शुरुआत होती है जिन से, जो हाथ में शराब की बोतल लिए बैठी होती है और उसके पास सिर्फ एक बेघर आदमी बैठा होता है। आसपास उससे बात करने वाला कोई नहीं होता, इसलिए वो उसी से अपना दुखड़ा सुनाने लगती है। वह कहती है, ये दुनिया सच में बहुत बुरी है। जिस इंसान को मैंने अपना सहारा समझा, जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने मुझे धोखा दे दिया। उसने मुझसे ही नहीं बल्कि दुनिया भर से उधार लेकर सारे पैसे लिए और मुझे कर्ज में डुबोकर भाग गया। अब मेरी जिंदगी पूरी तरह अंधेरे में डूब चुकी है। हर रात मैं सोचती हूँ कि शायद कल सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगली सुबह हालात और भी बदतर हो जाते हैं। सच कहूँ तो अब बहुत थक चुकी हूँ, बस सो जाना चाहती हूँ और फिर कभी ना जागूं। समझ रहे हो ना मेरी बात अंकल? लेकिन सामने बैठा इंसान जैसे कुछ समझ ही नहीं रहा था। हेजिन बोली, लगता है तुम्हें कुछ समझ नहीं आया, लो ये पी लो। तभी वह आदमी उससे कहता है, ये जिंदगी तुमने खुद चुनी है। अगर अपनी जिंदगी बदलना चाहती हो तो तुम्हें मरकर दोबारा जन्म लेना होगा। उसी वक्त एक छोटा बच्चा पानी में गिर जाता है। हेजिन उसे देखती है और उसे बचाने के लिए बढ़ती है, लेकिन कुछ पल के लिए रुक जाती है। वह मन ही मन सोचती है, अभी कोई ना कोई आकर इसे बचा ही लेगा। लेकिन जब काफी देर तक कोई नहीं आता तो वह झुंझला कर कहती है, अरे इस शहर में कोई मर्द बचा भी है या नहीं? और तुरंत पानी में कूदकर बच्चे को बचा लेती है। लेकिन जैसे ही वह बच्चे को बाहर निकालती है, अचानक उसे महसूस होता है कि कोई रहस्यमयी ताकत उसे नीचे की ओर खींच रही है। तभी आसमान में सूरज के साथ भी कुछ असामान्य होने लगता है। हेजिन की आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह गुजर जाती है और फिर वह बेहोश हो जाती है। इसके बाद कहानी हमें बहुत दूर अतीत में ले जाती है, जहां कोरिया की एक प्राचीन किंगडम सोंगक में हम पहुंचते हैं। वहां किंगडम के 10th प्रिंस और 14th प्रिंस पानी में कूद रहे होते हैं। उनके साथ 3rd प्रिंस, 13 प्रिंस, 8 प्रिंस और आखिर में 9 प्रिंस भी मौजूद होता है। ये सभी एक ही पिता की संतान होते हैं। वे अपने 4th प्रिंस के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो जल्द ही वहां आने वाला होता है। उसी दौरान 14th प्रिंस पानी में मस्ती कर रहा होता है कि अचानक हेजिन पानी से बाहर निकल आती है। वह घबराकर कहती है, क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? आखिर ये जगह है कौन सी? दूसरी तरफ प्रिंस भी उसे देखकर डर जाता है और जोर से चीख पड़ता है, जबकि हेजिन भी उतनी ही जोर से चीखने लगती है। तभी वहाँ की नौकरानी उसे लेडी कहकर बुलाती है और कहती है कि उसके साथ चले। पूरी तरह कंफ्यूज हेजिन पूछती है, आप कौन हैं? नौकरानी जवाब देती है, मैं आपकी सेविका हूँ, माय लेडी। लेकिन आप प्रिंसेस के नहाते समय वहाँ पहुँची कैसे? हेजिन अभी भी समझ नहीं पा रही होती और सोचती है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। नौकरानी उसे बताती है कि वह सोंगाक के सबसे बड़े शाही बाथ हाउस में है। हेजिन के मन में सवाल उठता है, सोंगाक? आखिर ये कौन सी जगह है? वह सोचने लगती है कि शायद उसकी मौत हो चुकी है और ये परलोक है। तभी वह बेहोश हो जाती है। होश आने पर वह खुद को अपनी सेविका और 8th प्रिंस की पत्नी के पास पाती है। 8th प्रिंस की पत्नी चिंतित होकर कहती है, आखिरकार तुम होश में आ गई। तुमने तो हमें डरा ही दिया था। हेसु। हेजिन हैरानी से कहती है, हेसु? ये हेसु कौन है? भगवान के लिए मुझे समझाइए कि आखिर चल क्या रहा है। क्या मरने के बाद मेरा नाम बदलकर हेसु रख दिया गया है? सेविका उसे समझाती है, आप मरी नहीं हैं, आप बिल्कुल ठीक हैं। यह सुनते ही हेसु घबराकर बाहर भागती है और अपने आसपास की पूरी दुनिया को देखकर दंग रह जाती है। 8th प्रिंस की पत्नी तुरंत सेविका से कहती है, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, इसकी हालत ठीक नहीं लग रही। हेसु उससे विनती करते हुए कहती है, प्लीज मुझे समझाइए, आखिर ये जगह है कौन सी? मैं आखिर हूँ कहाँ? तब वह उसे बताती है, क्या तुम्हें सच में कुछ याद नहीं? तुम्हारा नाम हेसु है, तुम मेरी कजिन हो और मैं 8th प्रिंस की पत्नी हूँ। यह गोरियो है जिसकी स्थापना किंग ताइजो ने की थी। यह सुनकर हेसु पूरी तरह चौंक जाती है, क्योंकि उसने किंग ताइजो के बारे में पढ़ रखा था, जो इतिहास के महान राजाओं में से एक था, और अब उसे पता चलता है कि वही इस साम्राज्य का राजा है। दूसरी तरफ किंग ताइजो अपने प्रिंसेस और मिनिस्टर्स के साथ बैठक कर रहा होता है। वह उन्हें एक मरा हुआ पक्षी दिखाकर चेतावनी देता है कि कोई क्राउन प्रिंस की हत्या की साजिश रच रहा है, इसलिए दोषी को जल्द से जल्द ढूंढकर उसके सामने पेश किया जाए। उधर सभी लोग हेसु के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे उसकी सारी याददाश्त खो चुकी हो। दूसरी तरफ उसी समय 4th प्रिंस वांग सो आखिरकार गोरियो पहुंच जाता है। वह एक बेहद खतरनाक, हिंसक, जंगली और डरावने व्यक्तित्व वाला प्रिंस है, जिसे लोग वोल्फ प्रिंस के नाम से जानते हैं। जैसे ही वह शहर में प्रवेश करता है, पूरे शहर के लोग उससे डरकर रास्ता छोड़ देते हैं, क्योंकि उसके बारे में तरह तरह की भयानक अफवाहें फैली हुई होती हैं। कोई उसे निर्दयी हत्यारा मानता है तो कोई उसे खून का प्यासा समझता है। वह अपने बाकी भाइयों से बहुत अलग है, क्योंकि वह शिंजू नाम के दूसरे इलाके में रहता है और पूरे 2 साल बाद राजधानी वापस लौट रहा होता है। सेना का प्रमुख उससे पूछता है, योर हाइनेस, क्या आप फिर से शिंजू लौट जाएंगे? लेकिन 4th प्रिंस गुस्से भरी नजरों से उसे देखता है और अचानक अपने ही घोड़े को मार डालता है, मानो सबको चेतावनी दे रहा हो कि वह वापस लौटने का कोई इरादा नहीं रखता। सच कहें तो बेचारे घोड़े की गलती क्या थी, ये कोई नहीं जानता। इसके बाद वह अपनी माँ क्वीन,
से मिलने जाता है। उधर क्वीन अपनी सेविका के जरिए खबर पाती है, माई लेडी, प्रिंस वांगसो आपसे मिलने बाहर इंतजार कर रहा है। लेकिन क्वीन ठंडे स्वर में कहती है, वांगसो, मुझे नहीं पता वो कौन है, जाओ और कह दो कि मैं सो रही हूँ। सेविका बाहर जाकर यही संदेश देने लगती है। तभी वांगसो को अपने बचपन की दर्दनाक यादें सताने लगती हैं। उसे याद आता है कि जब उसकी माँ को पता चला था कि उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली है, तब उसने गुस्से में कहा था, अगर तुमने दूसरी शादी की है तो मैं हमारे बेटे को मार दूंगी ताकि हमारे बीच की हर निशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तभी राजा अपनी पत्नी के हाथ से चाकू छीनने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता। माँ उसी चाकू से बेटे को घायल कर देती है, जिससे उसकी आंख के पास गहरा घाव बन जाता है। हालांकि वह बच जाता है, लेकिन उस दिन के बाद से लोग उसे अपशकुनी और श्रापित समझने लगते हैं। इसी वजह से उसे सोंगाक से दूर शिंजू गांव में एक दूसरी महिला द्वारा गोद लेकर पाला जाता है। कहानी फिर वर्तमान में लौटती है, जहां हेसु अकेले बैठकर पूरी तरह परेशान हो चुकी होती है। वह खुद से कहती है, ये सब आखिर हुआ कैसे? मुझे पूरा यकीन है कि जिस प्रिंसेस के नाम से सब मुझे बुला रहे हैं, वो असली हेसु पानी में डूब गई होगी और मैं उसके शरीर में आ गई हूँ। फिर वह सोचती है, खैर जो होना था वो हो चुका, लेकिन जरा सोचो, मैं तो अपनी पिछली जिंदगी में एक आम लड़की थी और यहाँ मुझे प्रिंसेस जैसी जिंदगी मिल रही है। अब जब मौका मिला है तो इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। उसी समय क्राउन प्रिंस फोर्थ प्रिंस के लिए संदेश भेजता है। वांगसो उसके पास पहुंचता है और पूछता है, क्या काम है? संदेशवाहक जवाब देता है, असल में मैं नहीं बल्कि क्राउन प्रिंस आपको बुला रहे हैं। वांगसो पूछता है, वो कहाँ हैं? तभी क्राउन प्रिंस खुद वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जगह बुरी आत्माओं को भगाने वाली रस्म में शामिल हो जाओ। वांगसो तुरंत पूछता है, इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? क्राउन प्रिंस कहते हैं, जो तुम चाहो वही होगा। वांगसो बिना देर किए कहता है, मैं यहीं रहना चाहता हूँ और दोबारा शिंजू वापस नहीं जाना चाहता। क्राउन प्रिंस उसकी बात मान लेते हैं। दूसरी तरफ हेसु धीरे धीरे अपनी नई जिंदगी में ढलने लगती है, यहाँ तक कि वह सबके लिए ऐसी अजीबोगरीब डिश भी बनाती है जिसमें मोलोखिया के साथ कीड़े मकोड़े मिले होते हैं। तभी अचानक पूरे महल में अफरा तफरी मच जाती है। हेसु दौड़कर देखने जाती है कि आखिर हुआ क्या है। लोग डर के मारे एक दूसरे से टकराते हुए भाग रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने उस खतरनाक और डरावने वांगसो को देख लिया था। भागते हुए लोगों में से एक व्यक्ति हेसु से टकरा जाता है, जिससे वह लगभग पानी में गिरने वाली होती है। तभी वांगसो तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है और उसे घोड़े पर अपनी बाहों में उठा लेता है। कुछ पल के लिए दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराती हैं, लेकिन अगले ही पल वांगसो उसे बेरहमी से जमीन पर उतारकर कहता है, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? यहाँ से तुरंत भागो, और उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। इसके बाद वांगसो अपनी माँ से मिलने पहुँचता है। वह अंदर जाता है और देखता है कि उसकी माँ उसके छोटे भाई और बड़े प्रिंस के साथ बैठी हुई है। वांगसो पूरी इज्जत और प्यार के साथ अपनी माँ का अभिवादन करता है, लेकिन उसकी माँ के चेहरे पर उसके लिए जरा भी ममता नहीं होती। वह ठंडे लहजे में कहती है, आ गए तुम, लेकिन अब ज्यादा देर रुकने की जरूरत नहीं है, वापस शिंजू चले जाओ। वांगसो उदास होकर कहता है, 2 साल बाद लौटा हूँ और आप चाहती हैं कि मैं इतनी जल्दी वापस चला जाऊँ? उसकी माँ जवाब देती है, मुझे गलत मत समझो, मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिसने तुम्हें पाला है वह तुम्हारी चिंता करेगी। वांगसो कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसकी माँ उसे पूरी तरह नजरअंदाज करके छोटे प्रिंस के साथ हंसी मजाक करने लगती है। अपनी माँ के इस भेदभाव को देखकर वांगसो का दिल टूट जाता है और वह बेहद दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सेवक उसके स्नान की तैयारी करते हैं। वहीं हेसु अब भी सोच में डूबी होती है और खुद से कहती है, जब तक मैं जिंदा हूँ शायद उसी झील के रास्ते अपनी पुरानी दुनिया में वापस जा सकती हूँ जिससे मैं यहाँ आई थी। ये सोचकर वह दोबारा पानी में उतर जाती है। उसी समय वांगसो भी अपने कपड़े और मास्क उतारकर पानी में उतरता है। वह पानी में अपना चेहरा देखकर अपनी आंख के निशान की वजह से बेहद दुखी हो जाता है। तभी अचानक हेसु पानी से बाहर निकल आती है। दोनों एक दूसरे को देखकर बुरी तरह चौंक जाते हैं। वांगसो तुरंत अपनी घायल आंख छुपाने की कोशिश करता है और गुस्से में पूछता है, क्या तुमने मेरे चेहरे का ये निशान देख लिया? सच सच बताओ, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। डरी हुई हेसु कहती है, प्लीज मुझे मत मारिए। वांगसो ठंडे स्वर में कहता है, जो कुछ तुमने देखा है उसे भूल जाओ, वरना तुम्हारी दोनों आंखों पर भी ऐसा ही निशान बना दूंगा। हेसु वहाँ से तुरंत चली जाती है। उधर सभी लोग उसकी चिंता में परेशान हो रहे होते हैं। उसे देखते ही कहते हैं, तुम कहाँ थी? हम सब बहुत चिंतित थे। हेसु बात संभालते हुए कहती है, कुछ नहीं, बस मैं नहाने गई थी। फिर वह अपनी सेविका के साथ कमरे में जाती है। सेविका उससे कहती है, माई लेडी, आप हमेशा किसी न किसी मुसीबत में कैसे फंस जाती हैं? कहीं आपने फोर्थ प्रिंस को स्नानगृह में तो नहीं देखा? हेसु जल्दी से जवाब देती है, नहीं, मैंने उन्हें नहीं देखा। सेविका उसे चेतावनी देते हुए कहती है, आप गाँव के किसी भी आदमी को देख सकती हैं, लेकिन फोर्थ प्रिंस से जितना दूर रहें उतना बेहतर होगा। हेसु हैरानी से पूछती है,
ऐसा क्यों? सेविका बताती है क्योंकि उसके दो परिवार हैं, एक उसका असली शाही परिवार और दूसरा शिंजू का परिवार जिसने उसे पाला है। इसके अलावा पूरा राज्य उससे डरता है। लोग कहते हैं कि उसने शिंजू गांव के सारे भेड़ियों को मार डाला था और जो भी इंसान उसकी आंख के निशान को देख लेता है उसे भी वो बिना किसी दया के मार देता है। यह सुनकर हेसु घबराकर कहती है, हे भगवान, मेरी तो पहले से ही हालत खराब है, अब ये नई मुसीबत भी सिर पर आ गई। इसी बीच पूरा महल बुरी आत्माओं को भगाने वाली उस खास रस्म की तैयारी में जुट जाता है और इस समारोह का असली उद्देश्य होता है चंद्र कैलेंडर के 12वें महीने में बुरी आत्माओं को दूर भगाना। इस दौरान क्वीन सभी लड़कियों के सामने बड़े घमंड से कहती है, खबरदार, कोई भी मुझसे ज्यादा खूबसूरत दिखने की कोशिश मत करना। हालांकि मुझे पूरा यकीन है कि तुम में से कोई भी मुझसे ज्यादा सुंदर हो ही नहीं सकती। उनका आत्मविश्वास देखकर ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने खुद ही अपनी खूबसूरती का ताज पहन लिया हो। खैर, समारोह की तैयारियां पूरी हो जाती हैं और सभी लोग अपने अपने रंग बिरंगे मुखौटे पहन लेते हैं। पूरा माहौल बेहद भव्य और उत्सव से भरा हुआ होता है। दूसरी तरफ फोर्थ प्रिंस क्राउन प्रिंस की जगह इस समारोह में शामिल होता है क्योंकि क्राउन प्रिंस की जान को खतरा था। जैसे ही नृत्य और जश्न का माहौल अपने चरम पर पहुंचता है, अचानक कुछ गद्दार समारोह में घुस आते हैं और क्राउन प्रिंस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि जिसके पीछे वे पड़े हैं वह क्राउन प्रिंस नहीं बल्कि फोर्थ प्रिंस वांगसो है, गोर्यो का सबसे रहस्यमयी और खतरनाक राजकुमार। जैसे ही हमलावर उसके करीब आते हैं, वांगसो अकेले ही उन पर टूट पड़ता है। वह एक के बाद एक दुश्मनों को बेरहमी से धूल चटाने लगता है। हालांकि दुश्मनों की संख्या ज्यादा होती है और लड़ाई के दौरान वह घायल भी हो जाता है, लेकिन क्या इससे वह रुकने वाला था? बिल्कुल नहीं। वह अकेले ही सभी हमलावरों पर भारी पड़ जाता है। एक ही बार में कई लोगों को जमीन पर गिरा देता है, कुछ को मौत के घाट उतार देता है और बाकी को गंभीर रूप से घायल करके भागने पर मजबूर कर देता है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद किंग फोर्थ प्रिंस से कहते हैं, अपना मुखौटा हटाओ। जैसे ही वांगसो मुखौटा हटाता है, किंग हैरान रह जाते हैं और पूछते हैं, तो फिर क्राउन प्रिंस कहाँ है? तभी क्राउन प्रिंस सामने आते हुए कहते हैं, मैं यहीं हूँ। लेकिन वांगसो को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह तुरंत उन बचे हुए हमलावरों का पीछा करने निकल पड़ता है। तभी हेसु उसे जाते हुए देखती है और उसके पीछे पीछे चल पड़ती है। वांगसो लगातार हमलावरों का पीछा करता है और आखिरकार उन्हें पकड़ लेता है। इसके बाद वह एक बार फिर अपनी जबरदस्त तलवारबाजी का प्रदर्शन करते हुए दुश्मनों को बुरी तरह पछाड़ने लगता है। कुछ ही पलों में लगभग सभी हमलावर मारे जाते हैं और सिर्फ एक व्यक्ति जिंदा बचता है। तभी हेसु भी वहां पहुंच जाती है, लेकिन वह बचा हुआ हमलावर उसे पकड़ लेता है और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे मारने की धमकी देता है। वांगसो ठंडे लहजे में कहता है, तो तुम इसे मार दोगे या फिर मैं खुद इसे खत्म कर दूं? जल्दी फैसला करो। तभी वह हमलावर हेसु को घायल कर देता है। हेसु को चोट लगते देख वांगसो पहली बार घबरा जाता है। उसी समय हेसु हिम्मत दिखाते हुए हमलावर के हाथ पर काट लेती है और उसकी पकड़ से निकल जाती है। तभी अचानक एक चाकू उड़ता हुआ आता है और सीधे हमलावर के सिर में जा लगता है। वह चाकू फेंकने वाला कोई और नहीं बल्कि 8th प्रिंस होता है। वांगसो गुस्से में हेसु को पकड़कर कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम मेरे पीछे यहाँ आई ही क्यों? वह कुछ और कहने ही वाला होता है कि 8th प्रिंस बीच में आकर कहता है, उससे दूर रहो, इसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है और वैसे भी हेसु जल्द ही मेरी पत्नी बनने वाली है। वांगसो गुस्से में कहता है, लेकिन मुझे इसे मारना होगा। 8th प्रिंस तुरंत जवाब देता है, किसे मारोगे? शांत हो जाओ। पूरे महल के सैनिक इस जगह को घेर चुके हैं और बाकी अपराधियों को पकड़ लेंगे, तब तुम्हें खुद यकीन हो जाएगा कि हेसु का इससे कोई संबंध नहीं है। वांगसो फिर पूछता है, अगर इसका कोई संबंध नहीं है तो ये यहाँ आई ही क्यों? हेसु सफाई देते हुए कहती है, मैं रास्ता भटक गई थी और मैंने वहाँ कुछ लोगों को देखा था जिनके कपड़े बिल्कुल इन्हीं हमलावरों जैसे थे। वांगसो तुरंत उस जगह की ओर जाता है और पूछता है, वे लोग कहाँ हैं? हेसु कहती है, यहीं थे लेकिन अब गायब हो गए। वांगसो जमीन पर मौजूद निशानों को देखकर सोचता है, जरूर उनके नेता ने ही अपने साथियों को मारकर उनके शव छुपा दिए हैं ताकि हम किसी को पकड़कर सच्चाई का पता न लगा सकें। तभी 8th प्रिंस कहता है, हमें जल्द ही सब पता चल जाएगा, लेकिन पहले चलो तुम्हारे घाव का इलाज करवा लेते हैं। हालांकि वांगसो इस बात से खुश नहीं होता, लेकिन फिर भी वहां से चला जाता है। दूसरी ओर 4th प्रिंस का बड़ा भाई अपनी माँ क्वीन के पास जाकर कहता है, क्या आपने देखा? क्राउन प्रिंस ने अपनी जगह मेरे भाई को समारोह में भेज दिया था, लेकिन अफसोस माँ, हमारी योजना नाकाम हो गई। लगता है शिंजू में जिसने उसे पाला है उसने उसे युद्ध कला में अच्छी ट्रेनिंग दी है। अब वह एक खतरनाक योद्धा बन चुका है। क्वीन चिंतित होकर कहती है, अगर किसी को पता चल गया कि क्राउन प्रिंस को मारने की साजिश हम कर रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत होगी। वह जवाब देता है, चिंता मत कीजिए, मैंने उन सभी आदमियों को खत्म कर दिया है जिन्हें हमने भेजा था और बहुत जल्द मैं क्राउन प्रिंस को भी मारकर उसकी जगह हासिल कर लूंगा। उधर वांगसो 8th प्रिंस के निवास पर पहुंचता है जहां उसे प्रिंसेस योनहवा अकेली मिलती है। वह उसके घाव पर मरहम लगाते हुए कहती है, तुम ठीक तो हो? भगवान का शुक्र है कि तुम्हें ज्यादा चोट नहीं आई। मेरा भाई तो किसी काम का नहीं निकला। उसके व्यवहार से साफ जाहिर होता है कि वह वांगसो के करीब आने की कोशिश कर रही है, लेकिन वांगसो
उसे वहीं रोकते हुए कहता है, जब हम छोटे थे तब मुझे यकीन था कि तुम हमेशा एक सम्मानित और समझदार इंसान बनी रहोगी, लेकिन अब तुम पूरी तरह बदल चुकी हो। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। इसके बाद वांगसो हेसु के पास पहुंचता है। हेसु उसे देखते ही कहती है, मैं तुम्हें पहले ही सब कुछ बता चुकी हूँ। उन सभी लोगों को पीछे से धोखे से मार दिया गया था और उन हमलावरों में से एक ने फर वाला जैकेट पहन रखा था। उसे देखकर साफ लग रहा था कि वह किसी ऊंचे दर्जे के व्यक्ति का आदमी है। यह सुनते ही फोर्थ प्रिंस और एंथ प्रिंस समझ जाते हैं कि इस पूरे हमले के पीछे उनका बड़ा भाई यानी एल्डेस्ट प्रिंस का हाथ है। इसके बाद वांगसो गंभीर लहजे में हेसु से कहता है, ध्यान से सुनो, जो कुछ भी आज हुआ है उसे ऐसे भूल जाओ जैसे तुमने कुछ देखा ही नहीं, और अगर तुमने किसी के सामने एक शब्द भी बोला तो वे लोग तुम्हें भी मार डालेंगे। डरी हुई हेसु धीरे से पूछती है, तो क्या अब मैं जा सकती हूँ? तभी फोर्थ प्रिंस ठंडे स्वर में कहता है, हाँ, लेकिन मैं दोबारा तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। ये सुनकर हेसु की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह दुखी होकर कहती है, आखिर मैंने ऐसा क्या किया है? मेरी गलती क्या है कि सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश करने पर मेरे साथ इतना सब कुछ हो रहा है? लेकिन वांगसो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। इसके बाद वह किंग से मिलने पहुंचता है। किंग पूछते हैं, अब तुम्हारी चोट कैसी है? वांगसो जवाब देता है, मैं ठीक हूँ, घाव ज्यादा गहरा नहीं है, लेकिन मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक उन लोगों को पकड़ नहीं लेता जिन्होंने समारोह वाले दिन हम पर हमला किया था। किंग उसकी बात मान लेते हैं और कहते हैं, ठीक है, पहले नाश्ते की तैयारी करो। दूसरी तरफ सभी प्रिंसेस एल्डेस्ट प्रिंस के साथ बैठे होते हैं। वहां मौजूद हर कोई फोर्थ प्रिंस की बहादुरी की तारीफ कर रहा होता है। कोई कहता है, क्या तुमने देखा था कि उसने कैसे एक ही झटके में दुश्मन को जमीन पर गिरा दिया? दूसरा कहता है, नहीं, वो कोई आम इंसान नहीं हो सकता, वह तो सचमुच एक खतरनाक दानव जैसा है। वहीं एल्डेस्ट प्रिंस अंदर ही अंदर जल रहा होता है। वह कहता है, उसके बारे में इस तरह बात मत करो, कहीं ऐसा न हो कि वह खुद को हम सबसे बेहतर समझने लगे। इसके बाद फोर्थ प्रिंस और क्राउन प्रिंस मारे गए हमलावरों के शवों की जांच करने पहुंचते हैं। शुरुआत में ऐसा लगता है कि वे उनके बारे में कोई सामान्य जानकारी ढूंढ रहे हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। सभी हमलावरों की जीभ काटी हुई थी। जीमोंग उन्हें बताता है, इन लोगों की जीभ उनकी मौत से पहले काटी गई थी। शायद ये ऐसे भिक्षु थे जिन्हें ईश्वर की कृपा से निष्कासित कर दिया गया था। जब कोई भिक्षु बड़ा पाप करता है तो उसे मंदिर से निकाल दिया जाता है और सजा के तौर पर उसकी जीभ काट दी जाती है ताकि वह दोबारा अपने पापों को स्वीकार न कर सके। वह आगे बताता है कि ऐसे निष्कासित भिक्षु बाद में अपराधी बन जाते हैं और लोग उन्हें गंदे और अवैध कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह सब सुनकर फोर्थ प्रिंस को पूरा यकीन हो जाता है कि इस साजिश के पीछे उसका बड़ा भाई ही है। वह सीधे एल्डेस्ट प्रिंस के पास पहुंचता है और पूछता है, क्या इस पूरे मामले में माँ का भी हाथ है? एल्डेस्ट प्रिंस गुस्से में जवाब देता है, मैं तुम्हें हमारी माँ के बारे में इस तरह बात करने की इजाजत नहीं दूंगा। ध्यान से सुनो, न मेरा और न ही माँ का इस मामले से कोई लेना देना है। लेकिन वांगसो शांत नहीं होता और कहता है, तुम चाहे जो कहो, मैं खुद पता लगाऊंगा कि माँ इस साजिश में शामिल हैं या नहीं। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। कुछ देर अकेले बैठकर सोचने के बाद वांगसो फैसला करता है कि उसे उन निष्कासित भिक्षुओं के इलाके में जाकर सच्चाई का पता लगाना होगा। वह वहां पहुंचता है और सबसे पहले सामने आए एक व्यक्ति को तुरंत खत्म कर देता है। यह देखकर बाकी सभी निष्कासित भिक्षु उसे घेर लेते हैं। वांगसो उनसे पूछता है, तुम लोगों का नेता कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं देता। वह दोबारा कहता है, क्या सच में तुम लोग बोल नहीं सकते या फिर सबने हमेशा के लिए चुप रहने की कसम खा ली है? लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिलता। आखिरकार वांगसो उन सभी पर टूट पड़ता है। दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, लेकिन क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं। वह बिजली की रफ्तार से एक के बाद एक सभी को धूल चटाने लगता है। जिनकी सिर्फ जीभ काटी गई थी, अब उनके शरीर के बाकी हिस्से भी सलामत नहीं बच पाते। तभी क्राउन प्रिंस भी उसकी मदद के लिए वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हमेशा की तरह थोड़ी देर से। हालांकि तब तक वांगसो अकेले ही सभी दुश्मनों का सफाया कर चुका होता है। आखिर में उनका नेता सामने आता है। वांगसो उससे पूछता है, क्या तुम इनके नेता हो? वह आदमी जवाब देता है, नहीं, लेकिन इन्हें सजा मैंने ही दी थी और इनकी जीभ भी मैंने ही कटवाई थी। फिर वह पूछता है, लेकिन तुम्हें यहाँ किसने भेजा और किसकी इजाजत से तुम हमारी जमीन पर आए हो? वांगसो कहता है, मुझे इन निष्कासित भिक्षुओं के बारे में सच्चाई जाननी है। वह आदमी गुस्से से जवाब देता है, तुम ऐसी बातें कर रहे हो जिससे मेरा मन कर रहा है कि अभी इसी वक्त तुम्हें मार डालूं। फिर वह अचानक पूछता है, क्या तुम्हारी माँ क्वीन को पता है कि तुम यहाँ आए हो? वांगसो ठंडे स्वर में कहता है, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम जिंदा हो सिर्फ क्वीन की वजह से और अब तुम मरोगे भी क्वीन की वजह से। यह सुनते ही वह आदमी तलवार निकालकर वांगसो पर हमला कर देता है, लेकिन वह भूल चुका था कि उसने किसे अपना दुश्मन चुना है। हमारा फोर्थ प्रिंस कोई साधारण राजकुमार नहीं था और अगले ही वार में वह हमलावर को धराशायी कर देता है। तभी क्राउन प्रिंस आखिरकार वहां पहुंच जाते हैं, हालांकि थोड़ी देर से, क्योंकि उन्हें रास्ते में समय लग गया था। इस पूरे संघर्ष के बाद फोर्थ प्रिंस वहां मौजूद सभी शवों के साथ उस जगह को आग लगा देता है। यह दृश्य देखकर क्राउन प्रिंस और उसके लोग पूरी तरह दंग रह जाते हैं। इसके बाद वांगसो गुस्से से भरा हुआ महल वापस लौटता है। उसके
उसके अंदर इतना ज्यादा क्रोध होता है कि वह सीधे अपनी माँ क्वीन के कक्ष में पहुंच जाता है। क्वीन अचानक उसे देखकर घबरा जाती है और पूछती है, तुम कौन हो? वांग सो दर्द भरी मुस्कान के साथ कहता है, मैं हूँ माँ। तभी क्वीन की नजर उसकी खून से सनी तलवार पर पड़ती है। वह घबराकर पूछती है, तुम क्या चाहते हो? वांग सो टूटे हुए दिल से कहता है, क्या आपको पता है कि मैंने आपके लिए क्या किया है? मैंने उन सभी सबूतों को मिटा दिया जो यह साबित कर सकते थे कि इस हमले के पीछे आपका हाथ था। क्वीन हैरानी से पूछती है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? वांग सो जवाब देता है, मैं क्राउन प्रिंस की हत्या की साजिश की बात कर रहा हूँ माँ। क्वीन गुस्से में कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी गिर सकती हूँ? वांग सो दर्द से भरी आवाज में कहता है, मैंने ये सब सिर्फ आपके लिए किया था माँ। लेकिन क्वीन उसे देखकर कहती है, तुम एक जानवर हो, तुम्हारे पूरे शरीर से खून की बदबू आ रही है, यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारा चेहरा दोबारा नहीं देखना चाहती, तुम मेरे लिए शर्म की वजह हो। वांग सो कड़वी मुस्कान के साथ कहता है, आप सही कह रही हैं, मैं सच में शर्म की वजह हूँ, लेकिन मैं अब यहाँ से नहीं जाऊंगा, अब आपको मुझे दिन रात देखना पड़ेगा। क्वीन तुरंत जवाब देती है, ऐसा कभी नहीं होगा, तुम्हें पहले ही इस शहर से निकाला जा चुका है और अगर तुमने फिर से ऐसी हरकत की तो तुम्हें जिंदगी भर के लिए इस शहर में आने से रोक दिया जाएगा। यह सुनकर वांग सो वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में वह अपने सामने आने वाली हर चीज को तोड़ता हुआ जाता है। उसका दिल पूरी तरह टूट चुका होता है और वह बेहद दुखी दिखाई देता है। तभी हेसु उसे इस हालत में देख लेती है और उसके पीछे दौड़कर कहती है, अरे क्या हुआ, सब ठीक तो है? वांग सो उसे दूर धकेल देता है। तभी हेसु की नजर अपने हाथ पर लगे खून पर पड़ती है और वह घबराकर कहती है, ये क्या खून? वांग सो कड़वाहट से कहता है, हाँ खून, उन्हीं लोगों का खून जिन्हें मैंने आज मारा है। मुझसे दूर रहो या तुम भी उनकी तरह मरना चाहती हो। हेसु उसे रोकते हुए कहती है, रुको, तुम्हें इस घाव के अलावा भी चोट लगी है। लेकिन वांग सो गुस्से में उसकी गर्दन पकड़कर कहता है, मुझसे दूर रहो, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं एक खूंखार हत्यारा हूँ। तब हेसु उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, मुझे पूरा यकीन है कि लोगों को मारना तुम्हारे लिए कभी खुशी की बात नहीं रही। तुम इस दुनिया में पैदा हुए और तुम्हारे हाथ में तलवार थमा दी गई। इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए तुम्हें मजबूरन कठोर और निर्दयी बनना पड़ा। यह कहकर हेसु वहाँ से चली जाती है, जबकि वांग सो उसकी बातों के बारे में सोचते हुए और भी ज्यादा भावुक हो जाता है। अगले दिन किंग सभी प्रिंसेस को बुलाते हैं ताकि क्राउन प्रिंस पर हुए हमले के बारे में चर्चा की जा सके। तभी क्राउन प्रिंस कहते हैं, हमने उन लोगों की जांच की जिन्होंने समारोह वाले दिन हमला किया था, लेकिन हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिला। दुर्भाग्य से जिस व्यक्ति ने उन्हें नियंत्रित किया था उसी ने उन सभी को मार दिया ताकि हम असली साजिशकर्ता तक न पहुंच सकें। मैं उस जगह पर गया था और मैंने देखा कि उनका पूरा मंदिर जलकर राख हो चुका है और वह मंदिर क्वीन के अधीन था। यह सुनते ही फोर्थ प्रिंस कहता है, हाँ वह मंदिर क्वीन का ही था। यह सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। क्वीन घबराकर कहती है, क्या तुम कहना चाहते हो कि इसके पीछे मैं हूँ? फोर्थ प्रिंस जवाब देता है, कोई भी इंसान ऐसा ही सोचेगा। किंग गंभीर होकर पूछते हैं, क्या क्राउन प्रिंस की हत्या की साजिश के पीछे तुम थी? तभी एल्डेस्ट प्रिंस आगे बढ़कर कहता है, उस मंदिर की जिम्मेदारी मेरी थी। अगर कोई गलती हुई है तो उसकी सजा मुझे दीजिए, मेरी माँ का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्वीन तुरंत कहती है, नहीं, सारी गलती मेरी है। अगर किसी को सजा मिलनी चाहिए तो मुझे मिले, किसी और को इसमें मत घसीटिए। तभी फोर्थ प्रिंस कहता है, उस मंदिर में आग मैंने लगाई थी और वहाँ मौजूद सभी लोगों को मैंने मारा था। किंग हैरानी से पूछते हैं, तो क्या इस सब के पीछे तुम थे? तभी एथ प्रिंस बीच में आकर कहता है, योर मैजेस्टी, मंदिर क्वीन के अधीन जरूर था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारे परिवार का कोई सदस्य क्राउन प्रिंस की हत्या की साजिश में शामिल है। यह किसी का रचा हुआ जाल भी हो सकता है ताकि हमारे बीच फूट डाली जा सके। फोर्थ प्रिंस भी सहमति जताते हुए कहता है, बिल्कुल सही, मैंने उन लोगों को सिर्फ इसलिए मारा ताकि मेरी माँ इस मामले में न फंसे। इसके बाद वांग सो अकेले पहाड़ की चोटी पर जाकर बैठ जाता है। सेवक उससे इतने डरते हैं कि कोई भी उसे खाना देने जाने की हिम्मत नहीं करता। तब एथ प्रिंस की पत्नी कहती है, ठीक है, समस्या का हल मिल गया, हेसु तुम उसके लिए खाना लेकर जाओ। हेसु हैरानी से कहती है, क्या मैं? आखिर मैं कोई साधारण नौकरानी नहीं, एक प्रिंसेस हूँ। लेकिन फिर खुद ही कहती है, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, और खाना लेकर वांग सो के पास चली जाती है। रास्ते में वह सोचती है, कल जो मैंने देखा था उसके बाद लगा था कि वो कोई शैतान है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके अंदर एक फरिश्ता भी छिपा हो। उसके पास पहुंचकर हेसु मजाकिया अंदाज में कहती है, लीजिए जनाब, खाना आ गया, अब आराम से खाइए और सेहत बनाइए। वांग सो ठंडे स्वर में जवाब देता है, खाना रखो और यहाँ से चली जाओ। हेसु वहाँ से चली तो जाती है, लेकिन उसका दिल नहीं मानता और वह दोबारा लौट आती है। वह कहती है, मैं यहीं रुकती हूँ ताकि बर्तन वापस ले जा सकूं। वैसे आप खाना क्यों नहीं खा रहे? वांग सो कहता है, कल जो कुछ भी हुआ उसे ऐसे भूल जाओ जैसे तुमने कुछ देखा ही नहीं। हेसु झुंझलाकर कहती है, अरे भाई, जब भी मुझसे मिलते हो बस एक ही बात कहते हो, भूल जाओ भूल जाओ, क्या मेरे पास और कोई काम नहीं है? यह सुनकर वांग सो चुपचाप खाना खा लेता है। दोनों साथ में पहाड़ से नीचे उतरने लगते हैं। पूरे रास्ते वांग सो हेसु का मजाक उड़ाता रहता है क्योंकि वह खाने की भारी टोकरी ठीक से उठा नहीं पा रही होती। हालांकि उसके मन में कई बार आता है कि वह उसकी मदद कर दे, लेकिन वह अपनी नरम भावनाओं को जाहिर नहीं करना चाहता। आखिरकार
हेसु वहाँ से चली जाती है। जब वह 8th प्रिंस की पत्नी के पास पहुँचती है तो देखती है कि उसकी तबीयत काफी खराब है। हेसु चिंतित होकर उसके पास जाती है, लेकिन वह कहती है मुझे अभी अकेला छोड़ दो और बाद में आना। उसी दौरान 8th प्रिंस की पत्नी अपने पति से कहती है आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, वैसे भी मैं ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहूंगी और मैं आपको वह बेटा भी नहीं दे पाई जिसकी आपको हमेशा से चाह थी। अगले दिन हेसु अपनी सेविका से कहती है ये हेयर पिन ले जाकर 4th प्रिंस के कमरे में रख दो। सेविका घबरा कर कहती है लेकिन मुझे डर लग रहा है। हेसु जवाब देती है डरने की क्या बात है, ये उसका हेयर पिन है, जब हम पानी में मिले थे तब ये मुझे मिला था। आखिरकार सेविका 4th प्रिंस के कमरे में जाती है और सोचती है कि हेयर पिन कहाँ रखा जाए। तभी अचानक वहाँ प्रिंसेस योन हवा आ जाती है जो 8th प्रिंस की बहन होती है। वह गुस्से में पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो और क्या चुराया है तुमने। सेविका डरते हुए कहती है मैंने कुछ भी चोरी नहीं किया, लेकिन योन हवा उसकी एक नहीं सुनती और उसे आंगन में घसीट कर ले जाती है। वहाँ वह बेरहमी से उसकी पिटाई करने लगती है, यहाँ तक कि उसकी पीठ पूरी तरह जख्मी हो जाती है। तभी हेसु वहाँ पहुँचती है और चिल्लाकर कहती है आप इसे क्यों मार रही हैं? योन हवा जवाब देती है ये 4th प्रिंस के कमरे से चोरी कर रही थी। हेसु तुरंत कहती है नहीं, इसने कुछ नहीं चुराया, मैंने ही इसे वहाँ भेजा था। तभी अचानक 4th प्रिंस वहाँ आ जाता है और पूछता है यहाँ क्या हो रहा है। योन हवा कहती है ये लड़की आपके कमरे में चोरी कर रही थी। वांग सो ठंडे लेकिन सख्त लहजे में कहता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, ये मेरी चीज है। यह सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं और उन्हें लगता है कि वांग सो हेसु की बात कर रहा है, लेकिन असल में वह हेयर पिन की बात कर रहा होता है। तभी 8th प्रिंस आगे बढ़कर कहता है हेसु को खोल दो और आखिरकार उसे छोड़ दिया जाता है। एल्डेस्ट प्रिंस कहता है बहुत अच्छा किया, हर किसी को अपनी हद पता होनी चाहिए। इसके बाद 8th प्रिंस 4th प्रिंस के पास जाकर कहता है अगली बार हेसु के बारे में ऐसा मत कहना कि वो तुम्हारी है। हेसु मेरी पत्नी की कजिन है और योन हुआ मेरी बहन, और जहाँ तक तुम्हारी बात है तुम यहाँ सिर्फ एक मेहमान हो। इसके बाद 8th प्रिंस हेसु के कमरे के बाहर पहुँचता है और दरवाजा खटखटाता है, लेकिन हेसु जवाब नहीं देती और सोने का नाटक करती है। वह वापस जाने लगता है, लेकिन हेसु तुरंत बाहर आकर कहती है मैं अभी अभी उठी हूँ, बस ठीक से बात नहीं कर पा रही थी। 8th प्रिंस नरम आवाज में कहता है रुको, आज जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि आगे से तुम्हारी हिफाजत करूंगा और ऐसा दोबारा कभी नहीं होने दूंगा। 8th प्रिंस उससे सच्चा प्यार करने लगा था और हेसु का दिल भी उसकी तरफ झुकने लगा था, लेकिन हेसु खुद से कहती है मैं जो कर रही हूँ वो गलत है, मुझे उससे दूर रहना चाहिए क्योंकि वह मेरी कजिन का पति है। अगली सुबह हेसु अभी भी इन्हीं बातों के बारे में सोच रही होती है कि अचानक उसकी टक्कर 4th प्रिंस से हो जाती है। वह कहती है अरे जरा देखकर चला कीजिए। वांग सो तुरंत जवाब देता है क्या तुम मजाक कर रही हो, टक्कर तो तुमने मारी है। हेसु उससे पूछती है वैसे कल आपने क्यों कहा था कि मैं आपकी हूँ, सबने मेरे बारे में गलत सोच लिया। वांग सो जवाब देता है तुम्हें थैंक यू कहना भी नहीं आता, मैंने तुम्हें पिटने से बचाया था। हेसु कुछ कहने ही वाली होती है कि वांग सो पहले ही बोल पड़ता है किसी भी बात से पहले तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए। हेसु कहती है सच कहूँ तो आप बहुत अजीब इंसान हैं, कभी मुझे धमकी देते हैं कि मार देंगे और हर मुश्किल वक्त में आप ही मुझे बचा लेते हैं। खैर थैंक यू। वांग सो फिर पूछता है वैसे तुम्हें मेरा हेयर पिन कहाँ मिला। हेसु जवाब देती है जब हम पानी में थे तब वो आपसे गिर गया था। वांग सो हैरानी से कहता है तुम मुझसे इतनी बेखौफ होकर बात कैसे कर लेती हो, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। हेसु मुस्कुराकर कहती है मुझे पता है कि आप थोड़े रफ और गुस्सैल हैं, लेकिन मुझे आपसे डर नहीं लगता, और हाँ दोबारा कभी ये मत कहना कि मैं आपकी हूँ, समझे। वांग सो पूछता है क्यों। हेसु जवाब देती है क्या मैं आपको कोई बकरी लगती हूँ जिस पर आप अपना मालिकाना हक जताएं, मैं भी आपकी तरह एक इंसान हूँ। वांग सो उसके करीब आकर हल्की मुस्कान के साथ कहता है तो ये तुम्हारा नया नाम है इंसान। हेसु घबराकर कहती है अरे प्लीज ऐसे मत देखिए। इसी बीच 14th प्रिंस सड़क पर लोगों के साथ मुकाबला कर रहा होता है और बड़ी आसानी से सभी को हरा देता है। तभी एक अपराधी अपने आदमियों के साथ वहाँ पहुँचता है और कहता है याद है जब बचपन में मैंने तुम्हें हरा दिया था, उस समय तुम्हारी माँ ने मेरा हाथ कटवा दिया था, अब मैं तुम्हारा हाथ काटूंगा। 14th प्रिंस जवाब देता है लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है, जो हुआ वो मेरी माँ ने किया था। तभी हेसु ये सब देख लेती है और अपनी सेविका से कहती है महल में जाकर सबको खबर दो, मैं इनके पीछे जा रही हूँ, और वह खुद उन लोगों के पीछे निकल पड़ती है। उसी समय 4th प्रिंस उसे वहाँ जाते हुए देख लेता है और उसे आवाज लगाता है, लेकिन हेसु उसकी बात नहीं सुनती और आगे बढ़ती रहती है। वह दूर से उन अपराधियों का पीछा करती है और देखती है कि वे 14th प्रिंस का हाथ काटने ही वाले हैं। बिना कुछ सोचे समझे हेसु एक डंडा लेकर उन गुंडों पर टूट पड़ती है। दूसरी तरफ सेविका महल पहुंचकर 8th प्रिंस को सारी बात बता देती है। यह सुनते ही वह बिना एक पल गंवाए हेसु को बचाने के लिए निकल पड़ता है। उधर हेसु खुद मुसीबत में फंस जाती है। 14th प्रिंस उससे कहता है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हेसु झल्लाकर जवाब देती है पहले खुद को तो बचा लो। तभी गुंडे उन दोनों पर हमला कर देते हैं। 8th प्रिंस भी वहाँ पहुंचकर कुछ गुंडों की जमकर पिटाई करता है, लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। लड़ाई के दौरान 8th प्रिंस बुरी तरह घायल हो जाता है
और उसकी हड्डियां तक टूट जाती हैं। अब हेसु, 14th प्रिंस और 8th प्रिंस तीनों गंभीर खतरे में फंस जाते हैं। लेकिन तभी वहां एंट्री होती है उस खतरनाक और शक्तिशाली 4th प्रिंस वांग सो की। वह आते ही उन गुंडों को घूरते हुए कहता है, अभी भी समय है, यहाँ से चले जाओ, वरना अपने इस फैसले पर पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। उसकी खतरनाक आवाज सुनते ही सारे गुंडे ऐसे भागते हैं जैसे बिल्ली को देखकर चूहे भागते हैं। दूसरी तरफ 8th प्रिंस खुद की तुलना 4th प्रिंस से करने लगता है और उसके अंदर हीन भावना पैदा होने लगती है। हेसु तुरंत उसके पीछे जाती है और पूछती है, क्या हुआ, आप ठीक हैं? लेकिन 8th प्रिंस बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। हेसु उसे रोकते हुए कहती है, रुकिए, मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही हूँ। यह सुनकर 8th प्रिंस वापस आता है और भावुक होकर कहता है, मैं तुम्हारे लिए बहुत डर गया था, मुझे लगा था कि कहीं तुम्हें कुछ हो न जाए। वह उसके करीब आने लगता है और दोनों के बीच का माहौल बेहद भावुक हो जाता है। लेकिन तभी सेविका की आवाज उन्हें रोक देती है। इसके बाद किंग, क्राउन प्रिंस और 4th प्रिंस को बुलाते हैं। किंग वांग सो से पूछते हैं, क्या तुम हमारे साथ यहीं रहना चाहते हो? वांग सो आदर पूर्वक जवाब देता है, अगर योर मैजेस्टी की अनुमति हो तो। किंग मुस्कुराकर कहते हैं, तो फिर आज से तुम हमेशा के लिए यहीं रहोगे। यह सुनते ही वांग सो बाहर निकल जाता है। बाहर बर्फ गिर रही होती है और वह लंबे समय बाद अपने दिल में सुकून महसूस करता है। तभी हेसु उसके पास आकर बैठ जाती है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उनकी आंखों में अनकहे जज्बात साफ दिखाई देने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के प्यार में पड़ रहे हों। दूसरी तरफ 8th प्रिंस भी हेसु के बारे में सोच रहा होता है और उसके दिल में प्यार की आग और तेजी से जलने लगती है। कुछ समय बाद 8th प्रिंस की पत्नी हेसु से कहती है, मैंने सुना है कि तुम्हें साबुन बनाने का शौक है, ये जड़ी बूटियां लो और हमारे लिए कुछ साबुन बना दो। हेसु मजाक में कहती है, ठीक है, लेकिन बताइए कौन सा चाहिए, आखिर ब्रांड भी तो कोई चीज होती है। इसके बाद हेसु साबुन बनाना शुरू कर देती है और मन ही मन सोचती है, भगवान करे क्वीन को ये पसंद आ जाए। 8th प्रिंस की पत्नी उससे कहती है, जब तुम्हारा खाना खत्म हो जाए तो 8th प्रिंस की लाइब्रेरी से स्याही ले आना। हेसु लाइब्रेरी में स्याही लेने जाती है, जहां उसकी मुलाकात 8th प्रिंस से होती है। वह मजाक में कहती है, आपकी पत्नी ने तो मुझे अपना पर्सनल असिस्टेंट बना दिया है, मैं बस स्याही लेकर चली जाऊंगी। 8th प्रिंस कहता है, मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं उसकी जगह पत्र लिख देता हूँ। इसके बाद वह पत्र लिखने लगता है। हेसु का ध्यान उसकी सुंदर लिखावट की तरफ चला जाता है। 8th प्रिंस मुस्कुराते हुए कहता है, ये कविता ताओ युआन की है, जिसका मतलब है घर वापस लौटो। क्या तुमने इसे पहले कभी पढ़ा है? हेसु कहती है, नहीं। 8th प्रिंस पूछता है, क्या तुम्हें कविताएं या संगीत पसंद है? हेसु जवाब देती है, संगीत से ज्यादा मुझे कविताएं पसंद हैं। तब 8th प्रिंस कहता है, तो ये कविता तुम्हारे लिए है, इसे पढ़ना। हेसु कविता लेकर बाहर आ जाती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि उसमें लिखा क्या है, क्योंकि वह ठीक से पढ़ नहीं पाती। तभी 13th प्रिंस वहां आकर पूछता है, तुम क्या कर रही हो? हेसु कहती है, कुछ नहीं। 13th प्रिंस हंसते हुए कहता है, क्या तुम्हें पढ़ना नहीं आता? दो, मैं पढ़कर सुनाता हूँ। हेसु मना करती है, लेकिन 13th प्रिंस जबरदस्ती कागज लेकर कविता पढ़ लेता है। तभी 8th प्रिंस की पत्नी वहां आ जाती है और वह भी कविता पढ़ती है। वह मुस्कुराकर कहती है, ये कविता बहुत खूबसूरत है, तुम्हें इसका जवाब देना चाहिए। 13th प्रिंस हैरान होकर पूछता है, ये कविता किसने लिखी है? हेसु जवाब देती है, 8th प्रिंस ने। यह सुनकर 13th प्रिंस हैरान रह जाता है। माहौल बदलने के लिए 8th प्रिंस की पत्नी कहती है, कल क्वीन से मिलने जाना है, इसलिए तैयारी कर लो। हेसु वहां से चली जाती है। उसके जाते ही 13th प्रिंस 8th प्रिंस की पत्नी से पूछता है, प्रिंसेस, क्या आपके पति के दिमाग में कुछ गड़बड़ हो गई है? वह जवाब देती है, तुम क्या कहना चाहते हो? 13th प्रिंस कहता है, प्रिंसेस, ये कविता साफ साफ प्यार का इजहार है, आपको समझ नहीं आ रहा? वह आगे कहता है, क्या आप इतनी मासूम हैं या फिर जानबूझकर अनजान बन रही हैं? अगले दिन हेसु 8th प्रिंस की पत्नी के साथ महल में क्वीन से मिलने जाती है। उन्हें देखते ही 8th प्रिंस की माँ कहती है, तो तुम ही हो हेसु? पहली बार तुम्हें इतने करीब से देख रही हूँ। तभी क्वीन यू कहती है, हेसु, मैंने सुना है कि तुम मेरे बेटों के साथ काफी घुल मिल गई हो। माहौल को हल्का करने के लिए 8th प्रिंस की पत्नी कहती है, हम आपके लिए एक खास तोहफा लाए हैं, और हेसु द्वारा बनाया गया साबुन उन्हें देती है। 8th प्रिंस की माँ खुश होकर कहती है, ये तो बहुत अच्छा है, मुझे तो ऐसे ही तोहफे पसंद हैं। फिर 8th प्रिंस की पत्नी क्वीन यू से कहती है, आपके लिए भी एक है। लेकिन क्वीन यू ताना मारते हुए कहती है, तुम्हें काफी टैलेंटेड बहू मिली है, लेकिन अफसोस वह कभी माँ नहीं बन सकी। तभी किंग वहाँ आ जाते हैं और हेसु से पूछते हैं, क्या तुम वही लड़की हो जिसने 10th प्रिंस से लड़ाई की थी और उसे चोट पहुँचाई थी? 8th प्रिंस तुरंत सफाई देते हुए कहता है, योर मैजेस्टी, वे दोनों सिर्फ खेल रहे थे। किंग हैरानी से कहते हैं, खेल रहे थे? खेलते खेलते उसे घायल कर दिया? हेसु तुरंत घुटनों के बल बैठ जाती है और कहती है, मुझे माफ कर दीजिए योर मैजेस्टी। तभी 4th प्रिंस वहाँ आता है और हेसु को देखकर कहता है, अरे तुम तो पूरी तरह बदल गई हो, क्या फिर से नहाने वालों पर जासूसी करने आई हो? हेसु तुरंत जवाब देती है, नहीं, मैं क्वीन के लिए तोहफा लेकर आई हूँ, उनके लिए मैं अपने ब्रांड वाला खास साबुन लाई हूँ। तभी अचानक क्वीन वहाँ आ जाती है। हेसु तुरंत छिप जाती है, जबकि क्वीन
फोर्थ प्रिंस की तरफ देखते हुए कहती हैं, तुम्हारा इस महल में कोई काम नहीं है, तुम्हारी आखिरी पहचान सिर्फ इतनी है कि तुम लोगों की जान लेते हो। इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती हैं। वांग सो चुपचाप खड़ा रह जाता है और जब वह हेसु की तरफ देखता है तो पाता है कि वह भी वहाँ से जा चुकी है। दूसरी तरफ 8th प्रिंस की माँ और उसकी बहू साथ बैठी होती हैं कि अचानक 8th प्रिंस की पत्नी को जोर की खांसी आने लगती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। 8th प्रिंस की माँ घबराकर वैद्य को बुलाने की बात करती हैं, लेकिन वह कमजोर आवाज में कहती है, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी आपसे एक आखिरी इच्छा है, कृपया हेसु की शादी मेरे पति से करवा दीजिए। दूसरी ओर हेसु 8th प्रिंस की कविता का जवाब देने के लिए पढ़ना लिखना सीखने की कोशिश करने लगती है। बहुत मेहनत के बाद वह एक पत्र लिखती है और उसे 8th प्रिंस की मेज पर रख देती है, लेकिन तभी अचानक सभी प्रिंसेस वहाँ आ जाते हैं और उस पत्र को देख लेते हैं। वे हैरानी से पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हेसु घबराकर कहती है, कुछ नहीं। तभी उसकी नजर 8th प्रिंस पर पड़ती है और 8th प्रिंस भी उसे देखने लगता है। वह बाकी लोगों से कहता है, मैं हेसु को कविता समझा रहा था और उसी के जवाब में उसने ये पत्र लिखा है। वहाँ मौजूद सभी प्रिंसेस उस पत्र को देखने लगते हैं, लेकिन 4th प्रिंस ही उसका सही मतलब समझ पाता है। वह कहता है, अपने दोनों हाथ ऊपर उठाओ और गोल चेहरा बनाओ। यह सुनकर सारे प्रिंसेस हैरान रह जाते हैं, लेकिन अगले ही पल हंस पड़ते हैं क्योंकि उसका मतलब एक स्माइलिंग फेस था। यह देखकर शर्मिंदा हेसु वहां से चली जाती है। 13th प्रिंस उसके पीछे जाता है और कहता है, मुझे सब समझ में आ गया है, मैं तुम्हें प्रिंस के परिवार को बर्बाद नहीं करने दूंगा। इतना कहकर वह भी वहां से चला जाता है। इसके बाद 8th प्रिंस हेसु के पास जाकर कहता है, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें ये सब सुनना पड़ा। हेसु जवाब देती है, नहीं, गलती मेरी थी, मुझे आपको इतना करीब आने ही नहीं देना चाहिए था। लेकिन 8th प्रिंस कहता है, नहीं, ये मेरी गलती थी, मैंने तुम्हें वो कविता दी और तुम्हें जवाब देने के लिए मजबूर कर दिया। हेसु की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहती है, पता नहीं क्यों, लेकिन जब भी मैं आपको देखती हूँ मुझे रोना आ जाता है, मुझे माफ कर दीजिए। यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है और 8th प्रिंस की पत्नी के कमरे में पहुँचती है। वहाँ वह उसे आग के पास बैठा हुआ देखती है, लेकिन अचानक उसे फिर से खून की खांसी आने लगती है। हेसु घबराकर सेविकाओं को बुलाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। तब 8th प्रिंस की पत्नी उससे मुस्कुराकर कहती है, आओ मेरा मेकअप कर दो और प्रिंस को भी बुला लो, मैं चाहती हूँ कि वह मुझे खूबसूरत रूप में देखे। हेसु कांपते हाथों से उसका श्रृंगार करती है और फिर 8th प्रिंस को बुलाती है। दोनों पति पत्नी कुछ देर साथ चलते हैं और फिर 8th प्रिंस प्यार से उसे अपनी पीठ पर उठा लेता है। लेकिन इसी पल 8th प्रिंस की पत्नी इस दुनिया को अलविदा कह देती है। उसकी मृत्यु से हर कोई टूट जाता है। उसके रीति रिवाजों के अनुसार उसका अंतिम संस्कार अग्नि से किया जाता है। सभी लोग अपने अपने घर लौट जाते हैं। हेसु 8th प्रिंस को पूरी तरह टूटे हुए हाल में पाती है। वह रोते हुए कहता है, वो चली गई और मैं उसे कभी ये भी नहीं बता पाया कि मैं उससे प्यार करता था। 1000 दिनों तक शादीशुदा रहने के बाद भी मुझे ये एहसास उसके जाने के बाद हुआ। हेसु उसे सांत्वना देते हुए कहती है, मुझे यकीन है कि वह ये बात जानती थी, उसे पता था कि आप उससे प्यार करते हैं। इसके बाद दोनों साथ बैठकर रोते हैं। अगले दिन हेसु सोचने लगती है कि अपनी कजन की मौत के बाद अब उसे अपनी जिंदगी में क्या करना चाहिए। वहीं 4th प्रिंस 3rd प्रिंस से मिलने जाता है। 3rd प्रिंस घमंड से कहता है, तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि तुमने मेरी और मेरी माँ की नीयत पर गलत शक किया था। फिर आगे कहता है, हम भाई हैं, कम से कम मिलने पर सम्मान तो दिखाना चाहिए। इस पर 4th प्रिंस कहता है, असल में तुम्हें मेरा सम्मान करना चाहिए क्योंकि मैंने क्राउन प्रिंस की जान बचाई थी। 3rd प्रिंस पूछता है, तो क्या तुम हमेशा क्राउन प्रिंस का साथ दोगे? वांग सो दृढ़ता से जवाब देता है, क्राउन प्रिंस के साथ खड़ा रहना ही मेरी जिंदगी का उद्देश्य है। तभी 10th प्रिंस वहाँ आकर कहता है, क्या आपने खबर सुनी? किंग ने बेग परिवार को सोंगाक में रहने की अनुमति दे दी है। सभी प्रिंसेस इकट्ठा हो जाते हैं। 8th प्रिंस कहता है, वैसे भी किंग एक दिन बेग परिवार को खत्म कर देंगे। 3rd प्रिंस कहता है, ये सिर्फ समय की बात है। लेकिन 4th प्रिंस जवाब देता है, हम सब भी उन्हीं की तरह हैं। किंग के बिना हमारी कोई हैसियत नहीं, हम वही खाते हैं जो किंग हमें देते हैं। फिर वह 3rd प्रिंस से कहता है, तुम्हारी बातें बेकार हैं, तुम इतने बहादुर हो तो ये सब किंग के सामने जाकर कहो, यहाँ खाली बातें करने से अच्छा है जाकर कोई ठंडी ड्रिंक पी लो। इसके बाद 4th प्रिंस 13th प्रिंस से पूछता है, वैसे तुम्हें शराब पीना आता है? 13th प्रिंस गर्व से कहता है, बिल्कुल, मैं तो इसमें एक्सपर्ट हूँ। फिर वह 4th प्रिंस से कहता है, मैं कभी उनके सामने खुलकर बात नहीं कर पाता, लेकिन आप सच में कमाल हैं। दूसरी तरफ हेसु अपनी कजन की कब्र पर जाकर कहती है, भले ही तुमने मेरी जिंदगी मुश्किल बना रखी थी, लेकिन अब तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम्हारे बिना ये दुनिया बहुत खाली लगती है। उसी समय 13th प्रिंस और 14th प्रिंस भी 8th प्रिंस की पत्नी को श्रद्धांजलि देने आते हैं और हेसु से मजाक करते हुए माहौल हल्का करने की कोशिश करते हैं। वापस महल लौटते समय उनकी मुलाकात प्रिंसेस योन हवा से होती है। वह हेसु से कहती है, बधाई हो, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। यह सुनकर हेसु हैरान रह जाती है। दूसरी ओर 8th प्रिंस हेसु के बचे हुए परिवार से बात करता है और पूछता है, क्या सच में हेसु की शादी होने वाली है? हेसु के अंकल जवाब देते हैं, वह अब पूरी तरह शादी के योग्य हो चुकी है। यह सुनकर
एथ प्रिंस असहज हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है कि कहीं हेसु सच में उससे दूर न हो जाए। फिर वह हैरानी से कहता है, अभी मेरी पत्नी को गुजरे ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ और अब हेसु के लिए दूल्हा ढूंढ लिया गया। लेकिन असली समस्या सिर्फ शादी नहीं थी। जब उसे पता चलता है कि जिस आदमी से हेसु की शादी होने वाली है उसकी उम्र लगभग 60 साल है, तो सभी प्रिंसेस हैरान रह जाते हैं। एथ प्रिंस कहता है, समस्या सिर्फ शादी नहीं है, असली मुसीबत ये है कि ये रिश्ता बिल्कुल भी सही नहीं है। मुझे आप सबकी मदद चाहिए। दूसरी तरफ हेसु अपने कमरे में बैठी होती है जबकि उसकी सेविका उसके लिए रो रही होती है। वह कहती है, मैं तुम्हें यहाँ से भगा दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। तभी अचानक 10th प्रिंस खिड़की से अंदर कूदता है और कहता है, चलो मैं तुम्हें यहाँ से निकालता हूँ। इसके बाद सब लोग मिलकर हेसु को भगाने की योजना बनाते हैं। 8th प्रिंस उसे घोड़े पर बैठाकर वहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन तभी प्रिंसेस यॉनहुआ उन्हें भागते हुए देख लेती है और तुरंत पहरेदारों को उन्हें पकड़ने का आदेश दे देती है। जल्द ही पहरेदार उनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि यह सब एक चाल थी। असल में हेसु 4th प्रिंस वांगसो के साथ होती है। दोनों एक ही घोड़े पर सवार होते हैं और वांगसो उसे अपनी बाहों में थामे रहता है। मन ही मन वह सोचता है, मैं ये सब इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि तुम वो जिंदगी जी सको जिसकी तुम हकदार हो। दोनों के बीच एक बेहद भावुक और रोमांटिक पल बनता है, लेकिन तभी पहरेदार उन्हें ढूंढ लेते हैं और उनका सपना टूट जाता है। तभी रॉयल यूनिट जीमोंग उन्हें रोक कर पूछता है, क्या ये हेसु है? जवाब मिलता है, जी हाँ। तभी जीमोंग एक चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहता है, हेसु को हमारे साथ महल वापस चलना होगा क्योंकि यह किंग की होने वाली पत्नी है। हेसु यह समझ जाती है कि अगर उसकी वजह से कोई और मुसीबत में पड़ा तो हालात और खराब हो जाएंगे। वह कहती है, नहीं, मैं इनके साथ वापस जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को नुकसान पहुंचे। मैं खुद किंग को समझाने की कोशिश करूंगी कि वो ये शादी रद्द कर दें। 4th प्रिंस उसे चेतावनी देता है, अगर तुम महल वापस गई तो शायद फिर कभी बाहर नहीं आ पाओगी। लेकिन हेसु कहती है, फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद वह सबके साथ महल लौट आती है। वहाँ पैलेस मेड उसे बताती है, अब तुम्हारी पूरी जांच की जाएगी। हेसु हैरान होकर पूछती है, क्यों? क्या मैं सेना में भर्ती होने आई हूँ? मैड जवाब देती है, ये जरूरी है। अगर तुम्हारे शरीर पर कोई निशान या चोट हुई तो तुम किंग से विवाह के योग्य नहीं रहोगी। मजबूरी में उसकी जांच की जाती है और नतीजा आता है कि वह पूरी तरह योग्य है। लेकिन हेसु हार मानने वालों में से नहीं थी। वह भागने की योजना बनाती है, लेकिन पैलेस मेड उसे रोक देती है। दूसरी ओर 4th प्रिंस जीमोंग के पास पहुंचता है और कहता है, जिस तरह तुमने किंग को हेसु से शादी के लिए मनाया था, अब उसी तरह ये शादी रुकवाओ। इसी समय 8th प्रिंस भी किंग से मिलने पहुंचता है और पूछता है, योर मैजेस्टी, आप हेसु से शादी क्यों करना चाहते हैं? किंग जवाब देते हैं, क्योंकि इससे उसके परिवार के साथ हमारा रिश्ता मजबूत होगा। 8th प्रिंस कहता है, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है, हम अपने दम पर लड़ सकते हैं। तभी 4th प्रिंस भी वहां पहुंच जाता है और कहता है, मैंने हेसु के परिवार के एक व्यक्ति को हमारे दुश्मनों के साथ बातचीत करते देखा है। अगर हम दुश्मनों से समझौता कर लें तो इस शादी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दोनों प्रिंसेस अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि किंग अपना फैसला बदल दें, लेकिन किंग उनकी सारी बातें सुनकर कहते हैं, अगर तुम दोनों की बातें खत्म हो गई हो तो अब जाकर शादी की तैयारियां करो। हेसु ये सब सुन लेती है। वह सीधे किंग के पास जाती है। किंग उसे देखकर वहां से चले जाते हैं। तभी हेसु एक कांच की चीज उठाती है और खुद को घायल कर लेती है ताकि वह किंग के लिए अयोग्य घोषित हो जाए। किंग यह देखकर चौंक जाते हैं, लेकिन आखिरकार वहां से चले जाते हैं। बाद में जीमोंग किंग से पूछता है, अब हेसु का क्या होगा? किंग जवाब देते हैं, उसे महल की दासी बना दो। लेकिन जीमोंग कहता है, अगर उसे साधारण दासी बनाने के बजाय उसकी प्रतिभा का इस्तेमाल किया जाए तो वह बहुत अच्छा साबुन बनाती है, शायद वह पूरे महल की खुशबू बदल दे। किंग कुछ देर सोचकर कहते हैं, ठीक है, उसे रॉयल कोर्ट की लेडी ऑफ द कोर्ट के अधीन नियुक्त कर दिया जाए। इस तरह हेसु को महल में नई जिम्मेदारी मिल जाती है। जीमोंग खुशी खुशी हेसु के पास जाता है और कहता है, बधाई हो, किंग तुम्हें सजा देने वाले थे, लेकिन मैंने उन्हें मना लिया। अब तुम रॉयल कोर्ट में साबुन बनाने और उससे जुड़ी जिम्मेदारियों को संभालोगी। यह खबर सुनकर सभी प्रिंसेस बेहद खुश हो जाते हैं, लेकिन हेसु उन्हें देखते हुए मन ही मन सोचती है, इनमें से आखिर कौन अपने ही भाइयों को मारकर किंग बनेगा। वह एक एक करके सभी प्रिंसेस को देखती है, लेकिन जब उसकी नजर 4th प्रिंसेस वांगसो पर पड़ती है तो वह चौंक जाती है और खुद से कहती है, नहीं, ये नहीं हो सकता। वह तुरंत वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ वांगसो जैसे उसके मन की बात समझ जाता है। वह हेसु की तरफ देखता है और हेसु भी पलटकर उसे देखती है। इसके बाद हेसु रॉयल कोर्ट में अपनी नई जिम्मेदारियां संभालने पहुंचती है। वह थोड़ी घबराई हुई होती है। वहां उसकी मुलाकात महल की प्रभारी महिला से होती है, जो कहती है, तुम लगभग किंग की पत्नी बनने वाली थी, लेकिन अब रॉयल कोर्ट की एक नौकरानी बन चुकी हो। हेसु आत्मविश्वास से जवाब देती है, चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ के तौर तरीके बहुत जल्दी सीख जाऊंगी और आपको किसी तरह की परेशानी नहीं दूंगी। तब वह महिला उससे पूछती है, क्या तुम्हें चाय बनानी आती है, कोयले पर सही तैयार करना आता है और मेहमानों की सेवा के बाकी तरीके भी? महल की प्रभारी महिला हेसु से आगे पूछती है, क्या तुम्हें जड़ी बूटियों में फर्क करना आता है, मेकअप करना आता है? हेसु पूरे आत्मविश्वास से जवाब देती है,
है, अरे मेरे पास तो छठे मोहल्ले में अपना ब्यूटी पार्लर है और दूसरा ब्रांच बांद्रा में भी है। यह सुनकर प्रभारी महिला अगला सवाल करती है, अच्छा पढ़ना लिखना तो आता होगा? हेसु तुरंत कहती है, बस यही तो असली दिक्कत है, नहीं मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। यह सुनकर प्रभारी महिला इंटरव्यू खत्म कर देती है। थोड़ी देर बाद हेसु की मुलाकात फोर्थ प्रिंस वांग सो से होती है। हेसु मुस्कुराते हुए कहती है, अरे आप अभी भी यहीं हैं? सच बताऊं, मुझे यहाँ काम करने से बहुत डर लग रहा था, लेकिन यहाँ जो भी काम मुझसे करवाए जा रहे हैं उनमें तो मैं एक्सपर्ट हूँ। आपको पता है मैं मेकअप करने में भी बहुत टैलेंटेड हूँ। आपकी शादी के दिन आपकी दुल्हन को भी मैं ही तैयार करूंगी। वह उसके जवाब का इंतजार करती है, लेकिन वांग सो कुछ नहीं कहता। हेसु मजाक में कहती है, ठीक है मिस्टर खामोश, कभी मुझसे मिलने आ जाना, और हाँ हर चीज के लिए शुक्रिया। सबसे अच्छी बात तो ये है कि मेरी शादी किंग से नहीं हुई। यह सुनते ही वांग सो का चेहरा गंभीर हो जाता है। वह उसका हाथ पकड़कर कहता है, उस दिन तुम मर भी सकती थी, अगर ये घाव थोड़ा और गहरा होता तो। हेसु हल्के अंदाज में कहती है, अरे इतनी आसानी से कुछ नहीं होता मुझे। लेकिन वांग सो गंभीर होकर कहता है, क्या तुम्हें पता है कि शरीर पर ऐसे निशान के साथ जीने का क्या मतलब होता है? तुम खुश हो क्योंकि अब तुम महल की लेडी बन गई हो, लेकिन अब तुम कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने किंग से शादी क्यों नहीं कर ली? हेसु तुरंत जवाब देती है, नहीं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। मैंने सोचा था कि अगर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा तो आंखें बंद करके किंग के कमरे में चली जाऊंगी और जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं अपने दादा की उम्र के इंसान से शादी नहीं कर सकती थी। वांग सो उसे टोकते हुए कहता है, ध्यान से बोलो, वो मेरे पिता हैं। हेसु थोड़ी शर्मिंदा होकर कहती है, जो होना था वो हो गया। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मुझे खुद को बचाने के लिए खुद ही कुछ करना होगा। जब मैंने आपकी आवाज सुनी और आपको अपने सामने देखा तो पता नहीं क्यों मैंने बिना सोचे समझे ये कदम उठा लिया। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वह बेहद उदास हो जाती है। वांग सो उसे देखते हुए नरम आवाज में कहता है, तुम सच में बहुत बेवकूफ हो, दोबारा कभी ऐसा मत करना। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और उनके बीच की भावनाएं और भी गहरी होती जाती हैं। इसके बाद वांग सो उसके साथ महल में चलते हुए कहता है, अगर तुम यहाँ किसी से टकरा गई तो मुसीबत में पड़ सकती हो। अगर तुम्हें सुरक्षित रहना है तो अपने आसपास के लोगों से सावधान रहना। यही महल की असली दुनिया है। हेसु जवाब देती है, लगता है आपको अभी भी हर चीज के बारे में पता नहीं है। वांग सो कहता है, इस महल में हर इंसान अकेला है। हेसु मुस्कुराकर जवाब देती है, लेकिन मैं अकेली नहीं हूँ क्योंकि आप मेरे साथ हैं, इसीलिए चिंता मत कीजिए, मैं ठीक रहूंगी। वांग सो हल्की मुस्कान के साथ कहता है, ये महल बहुत उबाऊ जगह है, लेकिन तुम्हारे जैसी पागल लड़की यहाँ हो तो शायद बोरियत महसूस नहीं होगी। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ 8th प्रिंस की मुलाकात अपनी बहन योनहवा से होती है। योनहवा कहती है, लगता है कि परिवार फिर से महल में शादी की तैयारी कर रहा है। 8th प्रिंस पूछता है, और इस बार शादी का मकसद क्या है? राजनीतिक गठबंधन या कोई दूसरी समस्या का समाधान? योनहवा जवाब देती है, 3rd प्रिंस ने मिनिस्टर पार्क की बेटी से शादी सिर्फ इसलिए की थी ताकि वह सिंहासन के करीब पहुंच सके। अगर क्राउन प्रिंस ने यू क्लैन के साथ हाथ मिला लिया और सारी ताकत अपने हाथ में ले ली तो हमारा भविष्य या तो निर्वासन होगा या मौत। 8th प्रिंस कहता है, छोड़ो ये सब, मुझे लगता है कि तुम्हारा झुकाव 4th प्रिंस की तरफ बढ़ रहा है। योनहवा शांत स्वर में जवाब देती है, मेरी भावनाएं हमेशा उसी इंसान के साथ होंगी जो सिंहासन तक पहुंचेगा। 8th प्रिंस निराश होकर कहता है, तुम कभी शांति से जीना नहीं सीखोगी। योनहवा दृढ़ता से जवाब देती है, मेरे लिए शांति से जीने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है क्वीन बनना। इसी बीच क्राउन प्रिंस जीमोंग से कहते हैं, लगातार दूसरी बार मैं अपनी बीमारी की वजह से सभा में शामिल नहीं हो पाया। मुझे यकीन है कि अब हर कोई मुझे पद से हटाने की मांग कर रहा होगा। जीमोंग उन्हें समझाते हुए कहता है, अरे बीमारियां तो सभी को होती हैं, इतनी चिंता मत कीजिए। क्राउन प्रिंस उदास होकर कहते हैं, मुझे लगता है कि मैं उन सबके लिए बोझ बनता जा रहा हूँ और शायद मैं इस पद के लायक नहीं हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं सच में किंग बनना चाहता हूँ। जीमोंग उन्हें दिलासा देते हुए कहता है, इतनी चिंता मत करो, तुम एक दिन जरूर किंग बनोगे, बस खुद को संभालो और किसी को अपनी कमजोरी का एहसास मत होने दो। कुछ समय बाद जनरल पार्क अपनी बेटी के साथ महल पहुंचता है और किंग से मुलाकात करता है। जनरल पार्क आदर पूर्वक कहता है, मैं सिर्फ योर मैजेस्टी से मिलने आया था। किंग उसे ऊपर से नीचे तक देखते हैं। जनरल पार्क थोड़ा झिझकते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए योर मैजेस्टी, मुझे आपसे मिलने आने से पहले स्नान कर लेना चाहिए था। किंग मुस्कुराकर जवाब देते हैं, कोई बात नहीं, वैसे भी हम दोनों एक जैसे ही हैं और मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि तुमने 4th प्रिंस को युद्ध कलाओं में प्रशिक्षित किया। जनरल पार्क गर्व से कहता है, 4th प्रिंस जन्म से ही प्रतिभाशाली है, मैंने सिर्फ उसकी क्षमता को सही दिशा दी है। लेकिन फिर वह गंभीर होकर कहता है, अगर उसके चेहरे पर वो निशान न होता तो क्राउन प्रिंस के पद के लिए वही सबसे योग्य उम्मीदवार होता। किंग हैरानी से पूछते हैं, तो क्या तुम्हारा मतलब है कि क्राउन प्रिंस इस पद के योग्य नहीं है? जनरल पार्क तुरंत बात संभालते हुए कहता है, नहीं, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि 4th प्रिंस के लिए बेहतर होगा कि वह दोबारा युद्ध के मैदान में लौट जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वह महल की राजनीतिक लड़ाइयों को सहन कर पाएगा। पास खड़ा जीमोंग माहौल हल्का करते हुए कहता है, जनरल साहब पहले जाकर नहा लीजिए, बाकी बातें बाद में कर लेंगे। इसके बाद 4th प्रिंस की मुलाकात
जनरल पार्क से होती है। जनरल पार्क मुस्कुराते हुए कहता है, सुना है आजकल तुम तलवारबाजी छोड़कर प्यार और जज्बातों की ट्रेनिंग ले रहे हो। वांग सो जवाब देता है, लड़ाई की ट्रेनिंग तो खत्म हो गई, अब दिल और दिमाग को समझने की बारी है। जनरल पार्क अचानक गंभीर होकर पूछता है, तो फिर तुमने मंदिर के उन भिक्षुओं को क्यों मारा और मंदिर को आग क्यों लगा दी? वांग सो शांत स्वर में कहता है, क्योंकि वे इसके हकदार थे। जनरल पार्क कहता है, लगता है अब तुम्हें ये फर्क समझ आने लगा है कि कौन मौत का हकदार है और कौन नहीं। वांग सो जवाब देता है, मैंने ये सब शाही परिवार की रक्षा के लिए किया। जनरल पार्क उससे पूछता है, तुम सोंगाक में क्यों रहना चाहते हो? अगर तुम मेरे साथ वापस चलो तो तुम राज परिवार पर अपना प्रभाव जमा सकते हो। लेकिन वांग सो दृढ़ता से कहता है, मैं एक प्रिंस हूँ और मेरी जगह यहीं है। जनरल पार्क आखिरी बार उसे समझाते हुए कहता है, तुम्हें पहले ये समझना होगा कि तुम यहाँ क्यों रुके हुए हो। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हेसु और कोर्ट लेडी एथ प्रिंस की माँ से मिलने जाती हैं। कोर्ट लेडी पूछती है, क्या अब आपकी तबीयत थोड़ी बेहतर है? वह जवाब देती है, क्रिसैंथेमम टी पीने के बाद थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। हेसु उत्साह से कहती है, अगर आप चाहें तो मैं आपको ऐसा खास नुस्खा दूंगी कि आप बिल्कुल जवान महसूस करेंगी। कोर्ट लेडी तुरंत कहती है, बस बस अब तुम बाहर जाओ। हेसु बाहर निकलती है और तभी क्राउन प्रिंस को दर्द से चीखते हुए देखती है। उनका पूरा शरीर लाल हो चुका होता है। हेसु घबराकर कहती है, हे भगवान, इन्हें क्या हो गया? क्राउन प्रिंस उससे पानी मांगते हैं। हेसु कहती है, नहीं, इन्हें ठंडा और सही उपचार चाहिए। तभी कोर्ट लेडी अंदर आती है और हेसु को धक्का देकर नीचे गिरा देती है। इसके बाद वह उसे कमरे में ले जाकर डांटती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्राउन प्रिंस को छूने की? हेसु सफाई देते हुए कहती है, मैं सिर्फ उनकी मदद करना चाहती थी। कोर्ट लेडी गुस्से में कहती है, और तुम पढ़ना लिखना भी नहीं जानती। ध्यान रखना, अगर तुमने क्राउन प्रिंस की बीमारी के बारे में किसी से एक शब्द भी कहा तो अगली सुबह का सूरज नहीं देख पाओगी। इसके बाद हेसु बाहर आकर पौधों को पानी देते हुए सोचती है, मुझे यहाँ से भागना होगा। लेकिन फोर्थ प्रिंस पीछे खड़ा होकर उसकी बातें सुन लेता है। वह कहता है, तो मैडम, अब भागने का प्लान है? आखिर जाओगी कहाँ? हेसु तुरंत बात बदलते हुए कहती है, किसने कहा कि मैं भाग रही हूँ? बस इतना कह रही थी कि ये जगह मेरे लिए सही नहीं है। यहाँ कोई मेरी टैलेंट की कद्र ही नहीं करता। वांग सो उसकी तरफ झुकते हुए कहता है, नहीं, तुम सच में बहुत टैलेंटेड हो। हेसु एक पल के लिए चौंक जाती है। वांग सो आगे कहता है, लेकिन दोबारा भागने के बारे में मत सोचना। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। हेसु हैरानी से खुद से कहती है, वाह, कल तक तो ये मुझे मारने पर तुला हुआ था और आज ऐसे बात कर रहा है जैसे कहीं ये मुझे पसंद तो नहीं करने लगा। बाद में हेसु पढ़ाई कर रही होती है कि तभी एथ प्रिंस वहाँ आता है और पूछता है, तुम क्या कर रही हो? हेसु जवाब देती है, मैं पढ़ना सीख रही हूँ। एथ प्रिंस हैरान होकर पूछता है, क्या तुम्हें पढ़ना नहीं आता? हेसु कहती है, नहीं, सिर पर चोट लगने के बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। एथ प्रिंस फिर पूछता है, तो फिर तुमने पहले कविता कैसे पढ़ी थी? हेसु कहती है, आपकी पत्नी ने पढ़कर सुनाई थी। एथ प्रिंस मुस्कुराकर कहता है, मैं तुम्हें एक पत्र लिखने वाला था, लेकिन अब शायद इसकी जरूरत नहीं। हेसु तुरंत कहती है, नहीं, मैं इसे पढ़ना सीख जाऊंगी। देखिए, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। एथ प्रिंस उसका हाथ पकड़ता है और प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखता है। उस पल हेसु सब कुछ भूल जाती है और पूरी तरह खो जाती है। एथ प्रिंस उससे कहता है, मुझसे वादा करो कि तुम दोबारा खुद को चोट नहीं पहुंचाओगी। हेसु कहती है, मैं वादा करती हूँ, लेकिन आप भी मुझसे वादा कीजिए कि आप अपना ख्याल रखेंगे। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर एथ प्रिंस प्यार से उसे चूम लेता है। इसके बाद हेसु अपने कमरे में लौटकर उनके बीच हुए उस पल के बारे में सोचती रहती है। वह खिड़की खोलती है क्योंकि उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है। फिर वह एथ प्रिंस द्वारा दी गई चीज को देखती है और मुस्कुराते हुए खुद से कहती है, लगता है मैं सच में प्यार में पड़ गई हूँ। वहीं दूसरी तरफ 13th प्रिंस आम लोगों के बीच बैठकर आसपास के बच्चों की तस्वीरें बना रहा होता है। कुछ देर बाद वह उन बच्चों को खाना खाने के लिए बुलाता है और सभी बच्चे खुशी खुशी उसके पास आ जाते हैं। माहौल काफी खुशनुमा होता है, लेकिन तभी अचानक एक लड़की आगे बढ़ती है, उसके हाथ से स्केच छीन लेती है और उसकी बनाई हुई सारी तस्वीरें फाड़ देती है। 13th प्रिंस हैरान होकर पूछता है, तुम कौन हो और ये तुमने क्या किया? लड़की गुस्से में जवाब देती है, तुम हमें क्या समझते हो? हम इंसान हैं, कोई जानवर नहीं। हाँ, हमने गोरियो खो दिया है और पानी की कमी की वजह से मुश्किलें झेल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमें ऐसे देखो और हमारी हालत का तमाशा बनाओ। 13th प्रिंस सफाई देते हुए कहता है, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं सिर्फ सूखे की वजह से लोगों की तकलीफों को अपनी कला के जरिए दिखाना चाहता था। लेकिन लड़की नाराज होकर कहती है, तुम जैसे लोग हमारी तकलीफ कभी नहीं समझ सकते, बड़े आए समझाने वाले लूजर कहीं के। इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात किंग के अधिकारियों से होती है। वे कहते हैं, जनरल पार्क आपसे मिलना चाहते हैं। लड़की तंज भरे अंदाज में कहती है, वो गद्दार मुझसे मिलना चाहता है? खैर, देखते हैं उसे क्या कहना है। और वह उनके साथ चली जाती है। दूसरी तरफ 13th प्रिंस उसे ढूंढता फिर रहा होता है। इसी दौरान महल में 10th प्रिंस का जन्मदिन मनाया जा रहा होता है। सभी प्रिंसेस इकट्ठा होकर जश्न मना रहे होते हैं और चाय का आनंद ले रहे होते हैं। प्रिंसेस योन हवा कहती है, किंग मेरे लिए राज्य के बाहर
किसी अच्छे लड़के की तलाश कर रहे हैं। यह सुनकर 8th प्रिंस हैरान रह जाता है और कहता है, क्या? इस बारे में बाद में माँ से बात करेंगे। तभी 4th प्रिंस भीड़ में किसी को ढूंढने लगता है, लेकिन जब उसे हेसू दिखाई नहीं देती तो वह निराश होकर वहाँ से चला जाता है। इसी बीच 3rd प्रिंस योनहवा को एक तरफ ले जाकर कहता है, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। तुम सिर्फ मेरी हो और कोई तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता। मैं किंग बनूंगा और तुम क्वीन बनोगी। योनहवा मुस्कुराते हुए पूछती है, तो ये तुम्हारा सपना है? 3rd प्रिंस पूरे आत्मविश्वास से कहता है, बिल्कुल, और मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। योनहवा हल्का सा हंसती है। 3rd प्रिंस आगे कहता है, मुझे पता है कि तुम चाहती हो कि तुम्हारा भाई किंग बने, लेकिन अगर तुम्हारा भाई किंग बना तो तुम सिर्फ एक प्रिंसेस रह जाओगी, जबकि अगर तुम मेरे साथ हुई तो क्वीन बनोगी। योनहवा जवाब देती है, लेकिन आप पहले से शादीशुदा हैं, आपकी पहली पत्नी का क्या होगा? 3rd प्रिंस उसे अपनी तरफ खींचता है और लगभग उसे चूमने ही वाला होता है कि तभी 4th प्रिंस बीच में आ जाता है और उसे रोक देता है। वो गुस्से में कहता है, क्या तुम अपनी ये हरकतें कभी बंद नहीं करोगे? 3rd प्रिंस जवाब देता है, और क्या तुम हमेशा मेरी जिंदगी में दखल देना बंद नहीं करोगे? फिर वह योनहवा से कहता है, हम अपनी बात बाद में पूरी करेंगे, और वहाँ से चला जाता है। योनहवा 4th प्रिंस से कहती है, थैंक्स, लेकिन प्लीज इस बारे में मेरे भाई 8th प्रिंस को मत बताइएगा। वांग सो गंभीर स्वर में कहता है, 3rd प्रिंस के बारे में सोचना छोड़ दो, उसके साथ तुम्हें कभी वो नहीं मिलेगा जो तुम चाहती हो। योनहुआ पलटकर पूछती है, तो क्या आपके पास उससे बेहतर कोई विकल्प है, या फिर आप चाहते हैं कि मैं आपके बारे में सोचूं? वांग सो जवाब देता है, बेहतर होगा कि तुम प्रिंसेस से जुड़ी महत्वाकांक्षाओं से दूर रहो। उसी समय कोर्ट लेडी हेसू से कहती है, तैयार हो जाओ, क्राउन प्रिंस ने तुम्हें बुलाया है। हेसू तुरंत तैयार होने लगती है और पूरी खूबसूरती के साथ वहाँ पहुँचती है। वहाँ उसकी मुलाकात 10th प्रिंस से होती है, जो नशे में थोड़ा लड़खड़ा रहा होता है। वह हेसू को देखकर कहता है, अरे तुम यहाँ हो? हेसू मजाक में जवाब देती है, नहीं, मैं तो कहीं और हूँ। 10th प्रिंस मुस्कुराकर कहता है, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। हेसू हंसते हुए जवाब देती है, नहीं, आपकी नजरें ही थोड़ी धुंधली हो गई हैं। इसके बाद वह वहाँ से चली जाती है और जन्मदिन के जश्न में शामिल होकर नाचती गाती है। 4th प्रिंस दूर खड़ा होकर उसे देखता रहता है और उसके चेहरे पर खुशी साफ झलकने लगती है। बाद में सभी प्रिंस हेसू से गाने की फरमाइश करते हैं और हेसू सबके लिए गाना गाती है, लेकिन पूरे समय वांग सो की नजरें सिर्फ उसी पर टिकी रहती हैं, जिनमें साफ साफ प्यार दिखाई देता है। तभी प्रिंसेस योनहवा वहाँ आती है और हेसू से कहती है, अब तुम जा सकती हो, यहाँ आने के लिए धन्यवाद। हेसू भी पलटकर कहती है, और तुम अभी भी पहले जैसी घमंडी हो। तभी क्राउन प्रिंस वहाँ पहुँचते हैं और कहते हैं, योनहुआ, मैंने ही हेसू को यहाँ बुलाया था। योनहुआ हल्की जलन के साथ कहती है, ये हमेशा से बहुत खुशकिस्मत रही है और अब तो क्राउन प्रिंस की भी खास बन गई है। इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है। क्राउन प्रिंस हेसू से कहते हैं, तुमने जो जड़ी बूटियां मुझे दी थीं, उनसे मेरी तकलीफ काफी कम हो गई है। मैंने तुम्हें सिर्फ धन्यवाद कहने के लिए बुलाया था और मुझे यकीन है कि जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तुम मेरी मदद करोगी। हेसू सम्मान के साथ जवाब देती है, बिल्कुल क्राउन प्रिंस। दूसरी तरफ वांग सो अकेले झील के किनारे बैठा होता है और उन सभी यादों को याद कर रहा होता है जो उसने हेसू के साथ बिताई थी। तभी 13th प्रिंस वहाँ आकर कहता है, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? ऐसे खास दिन पर आपको हमारे साथ होना चाहिए। वांग सो जवाब देता है, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेले रहना पसंद है। लेकिन 13th प्रिंस मुस्कुराते हुए कहता है, हम भाई हैं, कम से कम अपने छोटे भाई को जन्मदिन की शुभकामनाएं तो दे दीजिए। चलिए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। आखिरकार वांग सो उसके साथ वापस चल पड़ता है, जबकि 10th प्रिंस खुशी खुशी उसका स्वागत करता है। जैसे ही सभी लोग प्रिंस के जन्मदिन की सेलिब्रेशन में बैठे होते हैं, तब प्रिंस से कहा जाता है कि वह 4th प्रिंस से एक गिफ्ट मांगे। 4th प्रिंस पूछता है, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तभी 10th प्रिंस कहता है कि उसे कोई पैसे या कीमती तोहफा नहीं चाहिए, बल्कि उसकी सिर्फ एक इच्छा है। हेसू मुस्कुराते हुए कहती है कि 4th प्रिंस उसकी हर इच्छा पूरी कर देगा। तभी 10th प्रिंस कहता है कि वह 4th प्रिंस का चेहरा बिना मास्क के देखना चाहता है। वह हमेशा उसकी आंख के निशान के बारे में सुनता आया है, इसलिए अब खुद उसे देखना चाहता है। यह सुनते ही हेसू घबरा जाती है और तुरंत मना कर देती है, जबकि 3rd प्रिंस गुस्से में उससे पूछता है कि वह बीच में बोलने वाली कौन होती है। 4th प्रिंस शांत स्वर में 10th प्रिंस से पूछता है, तो तुम सच में चाहते हो कि मैं अपना मास्क उतार दूं? 10th प्रिंस मासूमियत से कहता है, हेसू ने ही कहा था कि आप मेरी हर विश पूरी करेंगे। हेसू परेशान होकर कहती है कि उसे नहीं पता था कि वह ऐसी इच्छा मांग लेगा। 4th प्रिंस उसे चुप रहने के लिए कहता है और फिर धीरे धीरे अपना मास्क उतार देता है। उसके चेहरे पर मौजूद गहरा निशान देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग सन्न रह जाते हैं। 4th प्रिंस की नजरें सीधे हेसू पर टिक जाती हैं और हेसू भी उसकी ओर देखती रह जाती है। बिना कुछ कहे 4th प्रिंस वहाँ से चला जाता है और हेसू भी उसके पीछे भागती है। वह उसे रोककर कहती है कि उसने पूरी बात को गलत समझ लिया है। 4th प्रिंस जवाब देता है, तुम्हारी आंखों में जो दया दिखाई देती है मुझे उससे नफरत है, इसलिए दोबारा मुझे उस नजर से मत देखना। हेसू हैरान होकर पूछती है कि आखिर वह उसे किस नजर से देख रही है, क्योंकि उसने कभी उसे बाकी लोगों से अलग नहीं समझा। 4th प्रिंस कहता है, तुम्हारी आंखों में मेरे लिए सिंपैथी है। अगर तुम मेरी जगह होती तो कैसा महसूस करती, इसलिए मुझसे दूर रहो, क्योंकि अगली बार मैं क्या कर बैठूंगा मुझे खुद नहीं पता। इतना कहकर वह वहाँ
वहाँ से चला जाता है और यहीं खत्म होता है इस कहानी का पहला पार्ट। लेकिन हेसु को अभी नहीं पता कि गोरियों की इस दुनिया में उसकी किस्मत उसे किस मोड़ पर ले जाने वाली है। एक तरफ हैं वो राजकुमार जिनके बीच सत्ता और ताज के लिए खतरनाक खेल शुरू हो चुका है, और दूसरी तरफ है वांगसो, एक ऐसा राजकुमार जिसे पूरी दुनिया राक्षस समझती है, लेकिन जिसके दिल में कहीं न कहीं दर्द छुपा हुआ है। क्या हेसु सच में इस अतीत की दुनिया में अपनी जगह बना पाएगी? क्या वांगसो का बदलता हुआ दिल उसे एक नई कहानी की तरफ ले जाएगा? और आखिर कौन बनेगा गोरियों का अगला राजा? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे अगले पार्ट में, जहां कहानी और भी ज्यादा भावुक, खतरनाक और दिल तोड़ने वाली होने वाली है। तो अगर अगला पार्ट मिस नहीं करना चाहते तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और कमेंट करके बताओ, क्या आपको लगता है कि वांगसो के अंदर एक अच्छा इंसान छुपा है, या फिर वो सच में वही निर्दयी राजकुमार है जैसा पूरी दुनिया मानती है?